1971 से ठीक 10 महीने पहले अगर आप किसी से पूछते क्या बांग्लादेश बनेगा, तो दुनिया हंसती थी। आज वही इतिहास फिर दरवाज़ा खटखटा रहा है। 637 लाशें, टूटा हुआ स्टेट सिस्टम और स्टूडेंट रिवॉल्यूशन जो अब एक दूसरे का खून पी रहा है। सवाल सिर्फ यह नहीं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, सवाल यह है क्या बांग्लादेश एक बार फिर टूटने जा रहा है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में हम बताएंगे वह एंगल जो भारत, नॉर्थ ईस्ट और पूरे साउथ एशिया को हिला सकता है। नमस्कार साथियों, मैं ओपी वशिष्ठ और आप देख रहे हैं रुद्राष्ट्र। आज सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, बांग्लादेश रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हो गया। लेकिन सवाल यह है, अगर रेवोल्यूशन सफल हो गया तो उसके बाद भी 637 लोग मरे क्यों, और उनमें से 70% अवामी लीग पार्टी से जुड़े लोग क्यों हैं। सरकार गिर गई फिर भी हिंसा क्यों बढ़ गई, क्योंकि सच्चाई यह है, यह रिवॉल्यूशन नहीं था, यह एक पावर वैक्यूम था। अब फैक्ट के साथ रियल गेम समझते हैं। फैक्ट नंबर 1, जुलाई रिवॉल्यूशन टूट चुका है, वह भी 1-2 नहीं बल्कि 3 हिस्सों में। इंटरिम गवर्नमेंट यानी यूनस कैंप एक, दूसरा स्टूडेंट पॉलिटिकल फैक्शन यानी एनसीपी नेशनल सिटीजन्स पार्टी, और तीसरा स्ट्रीट पावर ग्रुप इनकलाब मंच। और यहीं से इंटरनल सिविल राइवलरी शुरू होती है। परंतु यूनस फार्मूला फेल क्यों हो गया। योजना तो थी रिफॉर्म, शेख हसीना ट्रायल और इलेक्शन की, लेकिन हकीकत में हुआ क्या। रिफॉर्म तो पार प्लॉन्ग करने का बहाना था, ट्रायल के नाम से नेचुरल जस्टिस की हत्या हुई और इलेक्शन घोषणा से वायलेंस भड़क उठी, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट के लंबे समय तक सत्ता में रहने की मंशा है और बाकी पार्टियां भी सत्ता के लिए अराजकता पर उतर आई हैं। जैसे ही फरवरी इलेक्शन की बात आई, हिंसा एक्सप्लोड हो गई। फैक्ट नंबर 2, एनसीपी वर्सेस इनकलाब मंच। एनसीपी कहती है हम असली रेवोल्यूशन के वारिस हैं, और वहीं इनकलाब मंच कहता है हम हैं रिवॉल्यूशन के वारिस और कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। शरीफ उमर हैदी ओपनली कहता था जो भी भारत से रिश्ता रखेगा वह सरकार 2 साल नहीं टिकेगी। मतलब साफ है, अब गन पॉइंट पर पॉलिटिक्स होगी। फैक्ट नंबर 3, बांग्लादेश में मर्डर्स आर नॉट एट रैंडम, हैदी शॉट डेड, एनसीपी खुलना डिस्ट्रिक्ट हेड अटैक्ड। अब सवाल है, क्या एनसीपी ने हैदी को हटाया या इनकलाब मंच ने एनसीपी को। और जवाब हो सकता है दोनों ने एक दूसरे को निपटाया, लेकिन ब्लेम किस पर गया। ब्लेम गया इंडिया पर। परंतु क्यों, क्योंकि एंटी इंडिया नैरेटिव म्यूचुअल सर्वाइवल टूल है दोनों सत्ता के दावेदारों का। क्योंकि जनता को यूनाइट करना है, अपने गुनाहों को एक्सटर्नल एनिमी पर डालना है और अपनी अथॉरिटी बढ़ानी है। इसलिए भारत को आसानी से खलनायक बनाया जा सकता है। परंतु यहाँ एक और खिलाड़ी मैदान में कूद चुका है, या यूं कहिए बहुत समय पहले से सक्रिय था, परंतु उसने अब सामने से एंट्री मारी है, और यह है जमाते इस्लामी एंट्री। असली गेम चेंजर। जमात का लंबा खेल समझिए। यही जमात 1971 में पाकिस्तान के साथ थी। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे बैन कर दिया, परंतु मदरसा, चैरिटी, कैंपस के जरिए अपनी अंडरग्राउंड एक्सपेंशन करता रहा। लेकिन जुलाई 2024 से पहले शेख हसीना ने इसके खिलाफ एंटी टेरर एक्शन लिया, और यही मोमेंट था जब जमात ने बाहरी सपोर्ट लेनी शुरू कर दी। फैक्ट नंबर 4, जमात से बैन हटा और सिस्टम ने कंप्रोमाइज़ कर लिया। यूनिस की इंटरिम गवर्नमेंट के दौरान सुप्रीम कोर्ट बेंच ने जमात को क्लीन चिट दे दी। अब जमात इलेक्शन पर भरोसा नहीं रखती,
वह कैओस में अपॉर्चुनिटी खोज रही है, सेकुलर डेमोक्रेसी पर डिस्ट्रस्ट पैदा करती है। उसका सीधा सीधा नैरेटिव है, बीएनपी फेल हो चुकी है, अवामी लीग असफल है, स्टूडेंट्स के संघर्ष को बेदम बताती है ये जमात। अब सिर्फ शरिया ही सलूशन है जमात की नज़र में। याद रखिए, जब इंस्टीट्यूशंस वीक होते हैं, जब इलेक्शंस पर भरोसा टूटता है, जब रिलीजन और नेशनलिज्म को वेपनाइज किया जाता है, तो देश डेमोक्रेसी से नहीं मैप से मिटते हैं। 1965 में भी यही हुआ। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट रूट्स ब्लॉक किए। 1971 में बांग्लादेश बना दिया गया। आज वही स्थिति दोबारा पैदा कर दी गई है। ट्रांजिट एग्रीमेंट्स पर खतरा मंडरा रहा है। नॉर्थ ईस्ट सप्लाई कमज़ोर है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर प्रेशर बढ़ रहा है। चाइना चुंबई वैली से मौके की ताड़ में है। इतिहास चेतावनी देता है, स्टेटस को कहीं भी कभी भी परमानेंट नहीं होता। अब थोड़ा भारत के नज़रिए से समझते हैं। भारत के सामने दो जिम्मेदारियां हैं, नेशनल इंटरेस्ट एंड माइनॉरिटी प्रोटेक्शन, जिसमें हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन हैं। 1.3 करोड़ हिंदू हैं, 10 लाख बौद्ध हैं और 5 लाख ईसाई हैं। अगर पड़ोस में अफरा तफरी बढ़ती है तो भारत के लिए यह देखते हैं वाला मुद्दा नहीं रहता। रिफ्यूजीज, इंसर्जेंसी और स्ट्रेटेजिक सेटबैक्स तीनों मिलकर न्यूट्रलिटी, जिसे हम निरपेक्षता को लग्जरी बना देते हैं, और ज्योग्राफी हमें चॉइस नहीं देती। यह वीडियो सिर्फ एनालिसिस नहीं है, यह एक अलर्ट है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि मिस इन्फॉर्मेशन टूटे। रुद्राष्ट्र को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।